बहुत शुक्रिया। आदरणीय साथियों, आज अपूर्वानंद जी का मैं आभारी हूं जो मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का मौका दिया। और नरगिस जी, डॉक्टर सईद साहब और जुल्फिशा की अम्मी जान की जो भावना है, जो दर्द है, वो हम सब लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और होना स्वाभाविक भी है। लोगों को इस बात से आश्चर्य होता है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। मुझे नहीं है। मैं उस इलाके से आता हूं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नर्सरी कहा जाता है और मैं शुरू से इन लोगों से बहुत निकट से मेरी मित्रता इन लोगों के साथ रही है। इनको मैं पहचानता हूं। इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है। और ये जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को एक टारगेट बना लिया था, इन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो मुसलमानों के पक्ष में अगर बोलता है तो एंटी नेशनल है। ये मानसिकता जो है वो इन सब बातों की जड़ में है और यही हम लोग के सामने खतरा था, है और रहेगा। जिस प्रकार से इस विचारधारा ने हर स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, हर क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और हमारे संविधान के लिए भी खतरा है। इनका मुखौटा जो है वो हर चेहरे पर है। न जाने आप लोग कितनों को मालूम है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है। इसका कोई पंजीयन नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि हमारे मेंबर ही नहीं है। जब मेंबरशिप ही नहीं तो मेंबर कहां से होगा। इसी प्रकार से नाथूराम गोडसे जब पकड़े गए तो कहा गया कि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं। बात वही है। ये लड़ाई लंबी है और किस तरह से इन्होंने हर सिस्टम में घुसपैठ किया हुआ है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो। इन सब बातों पर हमें गंभीरता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जो हमारे कॉमरेड ने बात की, दीपांकर जी ने, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ये लड़ाई हम सभी को लड़नी पड़ेगी। अभी पोटा और टाडा के बारे में बात हुई। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। मैंने ना पोटा में कोई केस रजिस्टर किया, ना मैंने टाडा में कोई केस रजिस्टर किया। और उस समय मैंने शपथ ली थी जब समय बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उसके बाद ही मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, जहां 15 दिन में दंगे फसाद हो रहे थे। जबकि मध्य प्रदेश में तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, ये फसाद वही होता है जहां शासन और प्रशासन चाहता है, वहीं दंगे होंगे, फसाद होंगे। जहां प्रशासन और शासन नहीं चाहेगा वहां दंगे फसाद हो ही नहीं सकते। और इसीलिए मैं दावे के साथ इस बात कहता हूं, मुझे इस बात का गर्व भी है, मेरे कार्यकाल में एक भी मध्य प्रदेश में दंगा फसाद की ऐसे हालात नहीं हुए। हाँ, छोटी मोटी बातें होती थी, लेकिन कहीं भी 24 घंटे से ज्यादा ये बात नहीं हो सकती थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो आज बात होती है बेल नियम है और जेल अपवाद है।
अच्छा लगता है सुनने से, लेकिन क्या कारण है, ऐसा हमारी बहन ने कहा, ये क्या कारण है कि मुसलमानों के जहां बात आती है वहां अपवाद हो जाता है और बाकी सब लोगों के लिए ये नियम है। मैं आपको एक मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत बड़े बयानबाजी में हमारे प्रधानमंत्री जी, आज संयोग से उनका जन्मदिन भी है, उनको तो हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन संयोग है कि उन पर आज हम लोग को यहां चर्चा करने के लिए पूर्वानंद जी ने मौका दिया। इन्होंने स्टैंडिंग फोकस ग्रुप ऑफ टेरर फाइनेंसिंग का गठन किया, यानी कि आतंकवादियों के पास पैसा कहां से पहुंच रहा है उसके लिए स्पेशल ग्रुप तैयार किया गया। और इसमें एक प्रकरण आया जहां बजरंग दल के 15 लोग आईएसआई से पैसा लेकर और यहां उनके जो लोग हैं उनको वो फंडिंग कर रहे थे। कौन? बजरंग दल के लोग। और ये कार्यकाल मेरा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ये लोग पकड़े गए। लेकिन वो लोग जिनके पास स्पष्ट प्रमाण था, जिनके खिलाफ कि ये आईएसआई से पैसा लेकर और यहां के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ साधारण मुकदमे में केस दायर हुआ, यूएपीए नहीं लगा और उनको तो हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ट्रायल कोर्ट में ही उनकी जमानत हो गई। और एक तरफ खालिद उमर है, खालिद सैफी है और उनके साथ और लोग हैं, गुलफिशा है। ये लोग प्रोटेस्ट कहां पे कर रहे थे? उस कानून पे कर रहे थे जिसे कानून की आवश्यकता नहीं थी। अरे किसको आप नागरिकता देना है नहीं देना है ये पूर्व में भी था, लेकिन उनको केवल एक मैसेज देना था कि हम भारतीय संविधान में भी ये बात ला सकते हैं कि मुसलमानों को बराबर का हक नहीं है। ये केवल उस उद्देश्य से लाया गया था, नहीं तो इस कानून की आवश्यकता क्या थी? वो अधिकार पूर्व में था और ये कानून नहीं लाते तो आज भी है। किसको नागरिकता देना है ये तो केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। ये केवल ये एक जैसा कहते हैं ना, आंधी का चावल पका के नहीं पका देखना का था। क्या हम लोग इस संविधान के रहते हुए भी मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये केवल उसका एक पहला पन्ना था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस मामले में कॉमरेड ने ठीक कहा है कि ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ी और इस लड़ाई लड़ने के लिए जैसा कि सामने हमारे की साहिबा ने कहा जो कि आखिर ये इतने ड्रैकोनियन लॉज लाने की आवश्यकता क्या है? इस बारे में मैं तो हमेशा से बड़ा लिबरल व्यू का रहा हूं और इसलिए ट्रोल आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट भी रहा हूं, उसकी मैं चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जितना मैं ट्रोल करता हूं मैं तो अपने आप को उसका एक सर्टिफिकेट मानता हूं कि भाई बहुत बड़ी शाबाशी मुझे मिली है, इसलिए मुझे और तेजी से इस बात को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में कैसे इस प्रकार के कम्युनल डिस्टर्बेंसेस को रोकने के लिए गाइडलाइंस इशू की आज से कम 6-7 साल पहले, उसका पालन आज कोई राज्य नहीं कर रहा है उन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का। मैंने 2017 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पीआईएल लगाया
कि मध्य प्रदेश में इन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, इस पर आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए। 17 से लेकर आज तक उस पर एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट हो रहा है। उनकी जो हमारे जो मुद्दे उठाए गए थे उन गाइडलाइंस के बारे में एक का भी जवाब राज्य सरकार ने नहीं दिया है। बात वही है कि आज इस डबल इंजन सरकार की बुलडोजर संस्कृति से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बुलडोजर केवल लोग घरों पर भी नहीं गिर रहा है, चल रहा है, लेकिन उनके परिवारों पर भी चल रहा है। अभी छतरपुर में घटना हुई, ठीक है, उसकी गलती इतनी थी कि उसके पास जमीन तो उसकी थी, मकान का उसने नगर पालिका से इजाजत नहीं ली, लेकिन गाड़ी रखने की भी इजाजत कोई नगर पालिका से लेना जरूरत है क्या? सरकार से लेने की जरूरत है क्या? बात वही है। आज इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने भारतीय संविधान का पालन न करते हुए तोड़ने का उनका एक मिजाज है, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक हथियार है। और उस राजनीतिक हथियार के आप सब लोग शिकार हैं जो मेरे यहाँ पर विराजमान है। हम सब लोग आपके साथ हैं। और ये तो मैं हमेशा कहता हूं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जहां हिंदू का विश्वास प्राप्त हो, और उस हिंदू का हम समर्थन करते हैं जिस पर मुसलमान भरोसा करें। आज इस देश की आवश्यकता है। हम इस देश में जब तक, जैसा कि कॉमरेड ने कहा कि सीए की लड़ाई में केवल मुसलमान नहीं थे, हम लोग सब थे, मैं खुद गया था। मध्य प्रदेश में जितने भी धरने हुए मैं अधिकांश में गया था, क्योंकि लड़ाई सबकी है। ये भारतीय संविधान की लड़ाई, ये देश की लड़ाई है। क्या हम इस देश के 16 से 18% लोग को क्या देश निकाला ले सकते हैं? किस तरह से कानाफूसी से ये षड्यंत्र करता है, मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने पूरे देश में ये एक अफवाह फैलाई हुई है, और आजकल व्हाट्सएप आदि पर तो इनको अफवाह फैलाने का इतना बड़ा हथियार मिल गया कि कहा नहीं जा सकता। और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जो यहां के कंट्री हेड वगैरह है वो खुद इसमें शामिल है। दुख इस बात का होता है कि हिंदुओं पर खतरा है, और 2045 तक यदि इसी प्रकार का रहा तो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात किसी भी हमारे डेमोग्राफिक के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ये असंभव है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पूर्व हमारे कुरैशी साहब ने इस पर किताब लिखी है, पूरी डिटेल किताब लिखी है। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र जो है और पूरी जो एक राजनीतिक साजिश है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, इस पर हमें लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये एक चुनाव या 2 चुनाव या 3 चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि इनकी घुसपैठ जो है इतनी गहरी हो चुकी है, इसको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत संकट का काल है, और आपके परिवार पे जो मेरी बहन ने जो कहा कि जिस बच्चे ने जन्म लिया उसने अपने पिता को स्कूल चला गया लेकिन अपने पिता को उससे नहीं मिल गया। ये ऐसे दर्दनाक घटनाएं जिसका कि हम लोग, हमारे पास हमको शर्म आती है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे न्यायपालिका में क्या इन लोगों को भी समझ में नहीं आती, इनको क्या शर्म नहीं आती जिस प्रकार से बात होती है। लड़ाई लंबी है, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।